प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमने महानकुंभा तक अध्ययन कर लिया। आगे हम महानकुंभा के पुत्र जो थे उदा ने महानकुंभा की हत्या की थी और मेवाड़ के पितृहंता के रूप में प्रसिद्ध है कौन? उदा उर्फ उदयकरण। और आकाशीय बिजली गिरने से 1473 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होते हैं कौन? रायमल, कुंभा के छोटे पुत्र रायमल। तो वीडियो को पूरा देखना। हम आज महाराणा सांगा के बारे में बात करेंगे और महाराणा सांगा के बारे में लगभग बहुत सारे प्रश्न आने वाले। लगभग हर परीक्षा में महाराणा सांगा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में। तो महाराणा सांगा के बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जो उदा है, उदा ये इसके बारे में एक प्रश्न आने की संभावना है। प्रश्न पहले भी आया हुआ है। ये किस रूप में प्रसिद्ध है? मेवाड़ का पितृहंता। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जा सकता है उदा के बारे में। 1473 में आकाशीय बिजली से शरण का ली थी मांडव में। तो ये इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं। हम परीक्षा में पेपर सेटर के मेंटलिटी से स्टडी करेंगे इसे यहाँ क्लास में कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न क्या बनते हैं रायमल के बारे में। तो अगला जो शासक आता है वो आता है कौन? महाराणा रायमल। तो महाराणा रायमल की हम बात करते हैं। तो इसके बाद में रायमल, महाराणा रायमल, ये इनका यदि परीक्षा में पूछा प्रश्न आ जाए तो इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल के बारे में प्रश्न आ जाए तो क्या होगा? ये 1473 से 1509 कार्यकाल, उनका शासनकाल जो भी है मुख्य शासकों का ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते तो उलझने की। मुख्य शासकों के बारे में, मुख्य युद्धों के बारे में पूछा जाता है। रायमल के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये है महत्वपूर्ण। तो रायमल जो है, रायमल के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। रायमल के बारे में परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, रायमल के इतिहास के हम ज़्यादा गहराइयों में जाने के बजाय रायमल के बारे में प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये तो पता ही है कि कुंभा का पुत्र लिखने की जरूरत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रायमल के समय कोई निर्माण कार्य हुए उनको पूछा जा सकता है, या रायमल ने कुछ खुद निर्माण कार्य करवाए। तो रायमल के समय एक मुख्य राम शंकर और समया संकट, ये जलाशय, इन जलाशयों का निर्माण रायमल ने करवाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया इसके द्वारा। और रायमल के समय की दूसरा महत्वपूर्ण जो बात है वो है रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने, ये थी रायमल की रानी श्रृंगार देवी, राज जोधा की पुत्री। बहुत सी बातें हैं, अभी यहाँ उलझेंगे नहीं, आगे चलेंगे। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके। श्रृंगार देवी, इसने क्या किया? गोसुंडी की बावड़ी बनवाई। और गोसुंडी की बावड़ी जो है वो गोसुंडी, इसकी बावड़ी ये कहाँ है? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। एक तो ये हो गया निर्माण, एक ये हो गया निर्माण। रायमल के समय और क्या? अद्भुत जी का शिव मंदिर। तो ये रायमल के समय निर्माण जो है ना, निर्माण
ये निर्माण हो गए, इनके बारे में प्रश्न पूछी जा सकते हैं। अद्भुत जी का शिव मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये मुख्य जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब रायमल के बारे में लंबी चौड़ी कथाएं पढ़ने के बजाय हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावना लिए हुए ये भी, और ये भी पूछने लायक है। और यहीं गोसुंडी शिलालेख, यहाँ पत्थर पर बावड़ पे शिलालेख, इससे गोसुंडी की बावड़ी पे शिलालेख मिला है जिसे गोसुंडी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये रायमल के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आगे। अब इनके पुत्र रायमल अपने जीवन काल में उत्तराधिकार तय नहीं कर सके, अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर सके, तो इनके पुत्र तो कई हैं, पुत्रों की चर्चा लिस्ट नहीं। हमें किनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है? हमें सिर्फ उनकी चर्चा करनी है। तो इनके पुत्रों की बात करते हैं। पृथ्वीराज और जयमल और सांगा और संग्राम सिंह। तो इनके बारे में जनश्रुति प्रचलित है। ये तय नहीं कर पाए रायमल अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में, और ये अपना काम चलाने लग गया था, शासन की तरह करने लग गया था, रहने लग गया था। कहाँ? पृथ्वीराज कंबल गढ़ में अलग रहने लग गया था। और इसने अलग से पृथ्वीराज की कथा जरा लंबी, अलग से चर्चा करेंगे। अब ये तीनों दावेदार थे सत्ता के। ज़्यादा योग्य कौन था? सांगा। परस्पर इनमें वैमनस्यता, सत्ता को प्राप्ति को लेकर के, और इन्होंने ज्योतिषी से दिखाया अपना जन्मपत्री, तो उसमें योग बताया गया किसका? जनश्रुति के अनुसार राणा सांगा का। तो सांगा का योग होने की वजह से इनमें परस्पर द्वेष ज़्यादा बढ़ता गया, पंडित को दिखाया। फिर इनकी चाचा मिलते हैं, रायमल के चाचा सारंगदेव जो एक नहीं, सारंगदेव, वो ले गए। सारंगदेव इनको एक भीमल गांव की पुजारी चारणी महिला थी उसके पास में, कि वो सही बताएगी, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। तो ये वहां भी क्या हुआ, उस चारणी ने भी पक्ष लिया किसका? सांगा का, कि सांगा ये भविष्य में शासक बनेगा। तो यहाँ पृथ्वीराज ने अटैक कर दिया, एक तरीके से हमला कर दिया किस पे? सांगा पे। सांगा जान बचा करके भागता है, कई जगह होते हुए लास्ट में पहुंचता है कहाँ? करमचंद पांवार, अजमेर के करमचंद पांवार के पास पहुंचता है, श्रीनगर अजमेर, वहां पहुंच जाता है ये। अब ये जो पृथ्वीराज है, ये पृथ्वीराज के बारे में जो बात है, जयमल ये सोलंकियों से संघर्ष में मारा जाता है। सोलंकी सरदार है, सरदारों से संघर्ष में मारा जाता है। कौन? जयमल। इसकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज के बारे में प्रश्न आने लायक जगह है, पृथ्वीराज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या खास बात है पृथ्वीराज? ये पृथ्वीराज, ये इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? उड़ना पृथ्वीराज। इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? उड़ना पृथ्वीराज, कुंभलगढ़। अब ये पृथ्वीराज की कहानी कैसे खत्म होती है? पृथ्वीराज ने अपने जो रायमल के चाचा थे सारंगदेव, इन्होंने क्या किया? सारंगदेव को ठिकाने लगा दिया था, यानी कि मार दिया था, हत्या कर दी थी सारंगदेव की। इसके अलावा उड़ना पृथ्वीराज, ये जो पृथ्वीराज है इसका बहन थी आनंदाबाई, और ये ब्याह गई थी किसके? जगमाल, सुरई जो अग्नि सुरई के जगमाल के को ब्याह गई थी। आनंदाबाई को परेशान कर रहा था कौन? जगमाल को समझाने बुझाने के लिए पहुंचे कौन? पृथ्वीराज। और इसको समझा बुझा करके जो भी समझाना था पहुंच गए, रवाना हो गए कहाँ? कंभलगढ़। तो कंभलगढ़ गए तो इसने क्या किया कि जगमाल ने जब रास्ते के लिए लड्डू बांधे आनंदाबाई ने, तो लड्डू में विष मिलवा दिया, और ये
जगमाल जो है, जगमाल, इसके बिस्मिल्लाह देने से कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचने से पहले ही पास में उनकी मृत्यु हुई। कुंभलगढ़ में जहाँ अंतिम संस्कार किया गया वहाँ इनकी छत्री है, किसकी? पृथ्वीराज की। ये उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध है। और ये पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी ने ही अजयमेरु दुर्ग, अजयमेरु दुर्ग, ये अजयमेरु दुर्ग इसको 1113 ईस्वी में बनाया था। किसने? अजयराज चौहान ने। और इसी का प्राचीर बनाया, अजयमेरु दुर्ग का प्राचीर बनवाया और उसमें निर्माण कार्य भी कराए। और इस अजयमेरु दुर्ग को नाम दिया क्या? अपनी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ नाम दिया। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। यही था मेवाड़ का राजकुमार जिसने अजमेर के अजयमेरु दुर्ग का नाम कर दिया क्या? तारागढ़। इस तरीके से ये हत्या, एक तरीके से विष देकर के, जहर देकर के हत्या कर दी बहनोई ने। किसने? जगमाल ने। तो अब पृथ्वीराज की भी कहानी समाप्त हो गई, पृथ्वीराज की भी कहानी समाप्त हो गई। अब यहां से प्रश्न जो है, प्रश्न पूछने वाली जो बात है, ये ज्यादा संभावना इसमें पृथ्वीराज के बारे में प्रश्न पूछने की जगह उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया। और किसने तारागढ़ में अनेक निर्माण कार्य करके पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ रखा? तो वो कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो ये प्रश्न पूछने की जगह हो गई। अब हम अगली जो कथा है वो स्टोरी, इसकी भी एंड हो गई और इसकी भी स्टोरी एंड हो गई। अब बसते हैं स्टोरी में, कौन? पिक्चर में बस गए कौन? ये सारंगदेव की भी स्टोरी एंड हो गई। अब रायमल मृत्युशैया की ओर अग्रसर हो रहे थे, इनके सामने कोई नहीं बचा योग्य व्यक्ति। तो अब आगे की स्टोरी में एंट्री होती है किसकी? माणा सांगा की। माणा सांगा कहाँ गुजारा कर रहे थे? माणा सांगा गुजारा कर रहे थे, अपना जीवन व्यापन कर रहे थे किसके पास में? अजमेर के करमचंद पंवार के पास में। करमचंद पंवार के बारे में ऐसा मिलता उल्लेख, करमचंद पंवार जो है वो डकैती का कार्य करता था। तो डकैती के कार्य में योगदान देकर के अपना समय गुजारे थे कौन? राणा सांगा। और राणा सांगा ये पहुंचते हैं रायमल ने राणा सांगा या महाराणा सांगा, इसको क्या बोलते हैं? संग्राम सिंह। असली नाम क्या है? संग्राम सिंह। और इनका कार्यकाल क्या है? 1509 से 1528। तो 1509 में रायमल ये मरणासन अवस्था में आ गए थे, जीवन का अंतिम दौर था, अंतिम काल था। इनको संदेश पहुंचाया किसने? करमचंद पंवार, अजमेर श्रीनगर, करमचंद पंवार अजमेर। इसके पास में कौन था? राणा सांगा जो एक इसके पास में था। इसकी डकैती कार्य में किस्सा है, कैसे क्या उसने इसकी प्रतिभा या इसके भविष्य में संभावना, सम्राट बनने की संभावना को देखते हुए करमचंद ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। किसके साथ में? राणा सांगा के पास में, साथ में। बीच में किस्से भी आते, किस्से में नहीं पढ़ेंगे हम, पूछने की बात है। तो राणा सांगा के निर्वासन काल के अंदर या उसके संघर्ष के समय में उसे आश्रय प्रदान करने का श्रेय किस व्यक्ति को है? राणा सांगा का आश्रयदाता कौन था? करमचंद पंवार। तो ये राणा सांगा का आश्रयदाता। और राणा सांगा ने करमचंद पंवार के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं रुक रहा हूं। इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा को जब यहां रायमल ने आमंत्रित किया, रायमल ने 1509 में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक के बाद में राणा सांगा ने करमचंद पंवार को बुला करके अपने मुख्य सरदारों में शामिल किया, मेवाड़ की सुरक्षा का भार सौंपा। उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो एक सुरक्षा को, उत्तरी पूर्वी भाग की सुरक्षा का भार किसे सौंपा? करमचंद पंवार को। और करमचंद पंवार को उपाधि दी किसकी? रावत की उपाधि दी। किसको? करमचंद पंवार को। किसने? राणा सांगा ने।
इस तरीके से राणा सांगा के संघर्ष की स्टोरी आगे बढ़ती है। हम बात करते हैं, अब राणा सांगा शासक बन गया, मगर राणा सांगा जब शासक बनता है तो मेवाड़ की जो स्थितियां थी बड़ी ही विकट थी। कुंभा की तरह जो उत्तराधिकारी थे रायमल वैसी स्थितियां नहीं थी कुंभा जैसी, और चारों तरफ मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ था। इस विकट स्थिति में ताज सर पे आया किसके? राणा सांगा के। तो राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक 1509 में हुआ, और राज्याभिषेक के समय इनके यहाँ जो बात करते हैं हम, जो शासक कौन कौन कहाँ कहाँ शासक थे राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय, तो बात करते हैं काबुल, कहाँ की राजधानी? अफगानिस्तान। वहाँ कौन था? बाबर। काबुल का शासक कौन था? बाबर। और दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। और गुजरात का सुल्तान कौन था? महमूद बेगड़ा। और मालवा का सुल्तान कौन था? नासिर शाह या नुसरत शाह। ये राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय ये राणा सांगा की स्थितियां ये थी। और राणा सांगा ने इन चारों शक्तियों को पराजित किया था। इसको बाबर को खानवा से पहले बयाना युद्ध में पराजित किया था। इस तरीके से सबको पराजित करने का श्रेय दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को पराजित करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था? राणा सांगा। राजस्थान का वह शासक जो अपने युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। युद्धों के लिए राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध है? राणा सांगा। ये किसके लिए? युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। अभी बात करेंगे, बात चल रही थी राज्याभिषेक के समय कौन कौन शासक थे। अब बात कर लेते हैं इनके सामने संघर्ष, कैसे कैसे संघर्ष होते हैं। तो संघर्ष की स्थिति अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी आगरा जो नगर उसका संस्थापक है, आगरा को राजधानी बनाता है। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की जाती है। सिकंदरी गज चलाया था सिकंदर लोदी ने। और ये सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से भी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी की यहाँ कोई इतिहास महत्वपूर्ण नहीं, सिकंदर लोदी की चर्चा करने में ज़्यादा फायदा नहीं है। सिकंदर लोदी के बाद में आगे शासक बनता है कौन? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की स्थितियां देखते हुए वो राणा सांगा ने जो पूर्वी भाग था इसके अंदर राणा सांगा ने अपने जो लगते हुए क्षेत्र के अंदर दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो जब इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने अपने राज्य के खोए हुए भाग, अपनी सल्तनत के खोए भागों को कब्जा करने के लिए राणा सांगा पे हमला किया। तो राणा सांगा जो मुख्य है, राणा सांगा इसका जो मुख्य युद्ध है जिनके बारे में चर्चा करेंगे, तो बात करते हैं खातौली का युद्ध 1517, कहीं आपको 18 मिल जाएगा, 1517 ईस्वी। और खातौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा वर्सेस
इब्राहिम लोदी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? सांगा विजयी। खातौली के युद्ध में क्या हुआ? सांगा विजयी हुआ और सांगा ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया। सुल्तान स्वयं इस युद्ध में मौजूद था। राणा सांगा का यश चारों तरफ फैल गया। किसका? राणा सांगा का। अब इस युद्ध में क्या होता है? जो सांगा होता है ना, सांगा, राणा सांगा का क्या एक हाथ कट जाता है और पैर से लंगड़ा हो जाता है। पैर में तीर लगने से लंगड़ा हो जाता है। ये हार बर्दाश्त नहीं कर सका। कौन? इब्राहिम लोदी। और उसके बाद में वो भेजता है अपनी सेना को मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में। और उसके बाद में अगला युद्ध होता है कौन सा? बाड़ी का युद्ध। तो देखिए इसमें खातौली का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, या वह युद्ध जिसमें दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, या राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से पराजित किया, ये पूछा जाए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद में हम अगले युद्ध की चर्चा करते हैं। राणा सांगा के लिए पढ़ने की जिनसे प्रश्न आने की संभावना है, राणा सांगा के बारे में वो प्रश्न समझ लीजिए युद्ध ही हैं। युद्धों के बारे में प्रश्न पूछने की संभावना है। अगला जो प्रश्न बनता है वो है दूसरा युद्ध। कौन सा? ये दूसरा युद्ध बाड़ी, इसी को बाड़ी का युद्ध या धौलपुर का युद्ध 1518। यहां इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध की हार, खातौली वर्तमान में कोटा में, उस समय बूंदी राज्य का भाग था। अब बात करते हैं बाड़ी, कोटा जिले में जो आपका वो है खातौली। बाड़ी धौलपुर का युद्ध, बाड़ी या धौलपुर युद्ध, बाड़ी धौलपुर जिले में, बारी भी आ जाए इसके बाद में, बोलचाल की भाषा में बारी, धौलपुर 1518। ये शासक की बात आ जाए तो किन किन के बीच में हुआ? शासक की बात आ जाए तो ये राणा सांगा वर्सेस ये इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी युद्ध में नहीं आया था और इसने अपने सेनापतियों को भेजा था किसके पराजित करने के लिए? राणा सांगा को पराजित करने के लिए। तो इसके सेनापति कौन थे? मियां माखन और मियां हुसैन। ये इस संघर्ष में दोनों पराजित होते हैं और इस युद्ध में भी क्या होती है? सांगा की विजय, महाराणा सांगा की विजय। यानी महाराणा सांगा जो है उसका क्लाइमेक्स है दिल्ली के सुल्तान को हरा रहा है। केंद्रीय शक्ति थी उस समय, भारत की पहचान थी दिल्ली की सल्तनत, और उस दिल्ली की सुल्तान को पराजित करता है दूसरी बार। तो यहां दूसरा युद्ध भी राणा सांगा जो है कि दिल्ली सल्तनत से जीत लेता है। तो ये प्रश्न जो है कि प्रश्न बाड़ी के युद्ध, धौलपुर का युद्ध कब हुआ, इसमें किन सेनापतियों को पराजित किया, किस किस के बीच में हुआ और क्या परिणाम रहा। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राणा सांगा, उसका पूरे देश में गौरव बढ़ गया, मान बढ़ गया, यश बढ़ गया। इसके बाद में अगला जो युद्ध है राणा सांगा के जीवन के अंदर, वो महत्वपूर्ण युद्ध आता है। कौन सा आता है? गागरोन का युद्ध। गागरोन का है, झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कहाँ का? गागरोन का दुर्ग है। इस गागरोन का जो दुर्ग है ये
इसके ऊपर यहाँ क्या खास बात है उसकी चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं। प्रश्न कहाँ से आते हैं? गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519। और गागरोन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मांडू मालवा। तो वहाँ का ये किस किस के बीच में? राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड मालवा। अब किससे हैं? जरा उनकी गहराई में जाएंगे नहीं। मालवा से संघर्ष का कारण भी क्या है? तो जरा देख लें। प्रश्न ऐसे आ जाए, मालवा से संघर्ष का कारण क्या है? मालवा, तो ये मालवा से संघर्ष का कारण क्या था? मेदिनी राय। और मेदिनी राय ये कहाँ का शासक था? चंदेरी। तो लंबा चौड़ा किस्सा है इसमें उलझने के बजाय जो संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मेदिनी राय। मेदिनी राय को वहाँ के गुजरात और मालवा के सुल्तानों की राजनीति के द्वारा वहाँ आपसी जो एक नहीं स्थानीय राजनीति के कारण मेदिनी राय को वहाँ से भागना पड़ा और इन्होंने शरण ली किसके पास में? राणा सांगा के पास में। राणा सांगा ने इसे चंदेरी और मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन की जागीर दे दी। गागरोन की जागीर दे दी। अब महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी देती है मेदिनी राय को सबक सिखाने के लिए, मेदिनी राय को सबक सिखाने के लिए आक्रमण करता है। किस पे? गागरोन दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? गागरोन दुर्ग पे आक्रमण करता है। अब ये गागरोन जो दुर्ग है, इस गागरोन पे आक्रमण करता है। तो राणा सांगा मेवाड़ से पहुंच करके और हराता है किसको? महमूद खिलजी को। इसको क्या करता है? पराजित करता है और कैद करके ले आता कहाँ? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रखता है किसको? महमूद खिलजी को। 6 महीने तक कैद रखता है। उसके बाद में ये महमूद खिलजी अपना जो मुकुट था खानदानी रत्न जड़ित वो देता है। सोने का कमरबंद पटका जो था वो राणा को भेज देता है। राणा सह सम्मान उसको मालवा भेज देता है चित्तौड़गढ़ से। ये राणा सांगा का एक उदार रूप देखने को मिलता है। तो इसके बाद में कभी भी ये मालवा जो है वो महमूद खिलजी इधर राणा सांगा की तरफ नहीं देखते हैं। तो ये राणा सांगा का जलवा था। और पहली बार मेवाड़ ने या राणा सांगा ने रक्षात्मक की जगह आक्रामक नीति अपनाई। किस युद्ध में? गागरोन के युद्ध में। तो ये राणा सांगा के जीवन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण युद्ध है, उसकी चर्चा हम पूरी कर चुके। आगे जो बात है, एक और ईडर जो परीक्षा में आ सकता है। ईडर गुजरात में एक छोटा सा राज्य था और ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर ही राणा सांगा और मुजफ्फर शाह ये था गुजरात, इनके बीच में मतभेद होते हैं और अल्टीमेटली इसको भी पराजित करता है, इसको भी नीचा झुकाता है। कौन? राणा सांगा। तो सांगा और गुजरात के सुल्तान के बीच मतभेद का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो दोस्तों ये राणा सांगा के बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं तो इसमें जो एक नहीं अपने देख लेते हैं इसमें क्या खास बात है कि किस किस के बीच में हुआ था। पहली बार सांगा ने, मेवाड़ के शासकों ने रक्षात्मक की जगह जो एक आक्रामक नीति अपनाई। किसमें? गागरोन युद्ध में। गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसको पराजित किया? मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को। सांगा ने कांके सुल्तान को चित्तौड़ दुर्ग में कैद रखा और फिर उसको बाद में मुक्त कर दिया। वो कांके मालवा के शासक महमूद खिलजी को। तो मेवाड़ और गुजरात में जो संघर्ष का कारण बना वो क्या कारण बना? यदि प्रश्न आ जाए तो ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, रायमल, भारमल, बहुत सी चर्चाएं, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, समय की बचत करते। मालवा से संघर्ष का कारण क्या था? कौन व्यक्ति था? मेदिनी राय।
तो इस तरीके से जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनकी हमने चर्चा, इस युद्ध के इर्द गिर्द जो है उन सब की चर्चा कर ली। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट खानवा युद्ध। खानवा युद्ध जो है भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले एक घटना होती है बयाना का युद्ध। तो ये आपको जो खातौली का युद्ध है, बाड़ी का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है, बयानक युद्ध है और खानवा युद्ध है, राणा सांगे के बारे में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्तमान जो परीक्षाओं का जो समय है, जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं उनमें इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो क्रम को याद कर लेंगे एक बार। हम अगली क्लास में खानवा युद्ध की चर्चा करेंगे। खानवा युद्ध जरा बड़ा है और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर अलग से क्लास होगी। और निश्चित रूप से आपको मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम देख रहे हैं उसमें से प्रश्न मिलेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।